क्रियाकलाप दिया गया है। शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला या आसपास के किसी भी विद्यालय से निम्नलिखित रसायन के तनु विलयन, यहाँ पे जितने भी रसायन दिए गए हैं उनके डाइल्यूट सॉल्यूशन लेकर के आए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसी के ही अलावा ठीक है कुछ और भी हैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेंगे, जैसे अम्ल में हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम प्रभाव देख लेते हैं लिटमस पेपर, हल्दी पे भी और गुड़हल पे भी। चूंकि ये कैसा है, ये एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है तो एसिडिक का जो लिटमस पेपर पर प्रभाव पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि एसिड क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ये लिटमस का हो गया। हल्दी पर क्या करता है, हल्दी पर हमें पता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, एसिड का हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। गुड़हल के पुष्प में जब एसिड होता है तो क्या कैसा रंग देगा, गहरा गुलाबी देगा, गहरा गुलाबी रंग देगा। इसी के अलावा हमने कुछ और भी सॉल्यूशन ले लिए हैं, जैसे कि हमने लिया है HNO3 नहीं COH ले लेते हैं, यानी चूने का पानी ले लेते हैं। चूने का पानी हमें पता है कि इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। अगर बेसिक नेचर है तो क्या करेगा, लिटमस पेपर जो है उसको, लाल लिटमस को ये नीला कर देगा। ठीक, और बेसिक जो होता है वो हल्दी पर प्रभाव डालता है, हल्दी में ये हल्दी का जो पीला रंग होगा उसको भूरा या फिर उसको लाल कर देगा। ठीक है, और इसी के साथ ही गुड़हल में जो है बेस का जो रंग आता है वो हरा रंग आता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके अलावा जैसे HNO3 लेते हैं, HNO3 भी एसिड है, उसका भी सेम यही होगा कि लिटमस को नीले को लाल कर देगा और हल्दी पर कोई प्रभाव नहीं जो है देगा। ठीक है, और इसी के साथ ही जो है उसका जो गुड़हल से होगा वो गुलाबी रंग देगा। और लास्ट में हम लेंगे यहाँ पे NaCl। NaCl जो है हमें पता है कि ये जो है सॉल्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के बना हुआ है। इसका जो नेचर होगा वो उदासीन होगा, तो ये ना तो जो है लिटमस पेपर पर कोई जो है इफेक्ट देगा, ना हल्दी पर, हल्दी के जो है पत्र पर, और ना ही गुड़हल के पत्र पर, क्योंकि इसमें ना तो जो है उभर करके एसिड आएगा, एसिड का नेचर ना ही उभर कर, हालांकि इसमें एसिड बेस दोनों ही है, लेकिन ना तो एसिड का जो है इफेक्ट उभर करके आएगा ना ही बेस का आएगा। तो जब इन दोनों का इफेक्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर उसमें कोई चेंज भी नहीं होगा। यहाँ पे चेतावनी देखिए, प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। प्रयोगशाला में जो अम्ल और क्षार रखे गए हैं उनके रखने और उनके यूज़ में बहुत ही ज़्यादा सावधानी करनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं, मतलब ऐसे कि जो त्वचा में जलन उत्पन्न कर सकते हैं और उसे हानि पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उदासीनीकरण। उदासीनीकरण में क्या होता है, हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। आइए अब हम ये भी देखें कि किसी अम्ल को किसी क्षार में अगर मिलाया जाए तो क्या होता है। तो हम उन सूचकों का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका अपने आपने अभी तक उपयोग, मतलब अभी तक हमने प्राकृतिक सूचक का यूज़ किया था 3। ठीक है, अब हम ऐसे सूचक का यूज़ करने जा रहे हैं जिसका अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, वो है फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन का कैसे यूज़ करेंगे, इसका क्रियाकलाप के द्वारा यूज़ करते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित, मतलब शिक्षक जैसा जैसा निर्देश देते जाएंगे वैसा हमको करते जाना है। हमें क्या करना है, किसी परख नली के 1/4 भाग को, एक कोई टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसका 1/4 भाग में हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लेना है, उससे भर लेना है। इसका रंग नोट करना है कि उस समय उसका रंग कैसा है। उसके बाद फिनोफ्थलीन विलयन के रंग को भी हम नोट कर लेंगे। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है उसको एक जो है टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में 1/4 या जितना भी हम एसिड ले रहे थे डाइल्यूट एसिड HCl उसको हम ले लेंगे, और उसके बाद उसका फिनोफ्थलीन का जो सोल्यूशन है उसका भी कलर हम देख लेंगे। उसके बाद उसकी कुछ बूंदें हम यहाँ पे डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, परखनली को धीरे धीरे हिलाएंगे। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कहने का मतलब यह है हमने अम्ल डाला और सूचक डाला, अम्ल और सूचक को जो हमने डाला उसको धीरे धीरे हिलाया, तो क्या कोई चेंज मिल रहा है। तो देखिए अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ बूंदें डालने पर परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। इसके बाद क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन है, मतलब कहने का है कि
अम्लीय विलयन में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद मिलाई, ठीक है, अभी तक ये क्या हो रहा था कि अम्ल और सूचक को जब मिलाया था तो क्या हुआ, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन वो जैसा था वैसे ही उसका कलर बना रहा। लेकिन वही अम्लीय विलयन जो था जिसमें अभी सूचक की 2-3 बूंदें पड़ी हुई थी, उसमें जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि हमने बेस डाला, जब हमने बेस उसमें डाला, क्षार डाली, तो उसकी कुछ बूंदें जब हमने डाली तब क्या हुआ, तो उसकी जैसे ही हमने कुछ बूंदें डाली तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना जब जारी किया तो उसको धीरे धीरे जब हिलाया तो उसका रंग गुलाबी रंग आया। मतलब कहने का है कि हम उसको तब तक ही हिलाते रहेंगे जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि एक बात तो यहाँ पे क्लियर हुई कि जब सूचक फिनोल्फ्थालीन सूचक और अम्ल को जब मिलाया था तो अम्ल का जो रंग था उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन उसी में ही जब बेस को मिलाया यानी क्षार को जब मिलाया, उसकी कुछ बूंदें डाली तो उसका रंग जो है वो गुलाबी कलर का हो गया। अब देखिए, अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाएं। अब जैसे यहाँ पे है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम कुछ बूंद मिलाएं तो हम क्या देखेंगे, क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाएगा, या फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हम मिला रहे हैं यानी कि बेस को एक बार फिर से हम मिला रहे हैं तब क्या हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। तो देखिए कि जब हाइड्रोक्लोरिक बेस की जब हमने जो है उसकी जब बूंद मिलाई तो क्या हुआ, तो क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है, विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। यानी कि हम एसिड मिलाएंगे और फिर से वैसे ही हो जाएगा, पहले जैसा कलर जो था रंगहीन हो जाएगा। फिर अगर हम जो है इसमें पुनः बेस का जो है सोल्यूशन मिलाएंगे वो फिर से गुलाबी हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग देता है, यानी विलयन जो है वो जब क्षारीय होगा तो फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग देगा। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो वो रंगहीन रहता है। तो जब यहाँ पे फिनोल्फ्थालीन जो रंजक जो था इसका भी हमने टेस्ट कर लिया कि वो किस में कौन सा कलर दे रहा था। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल ये है कि जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, दोनों विलयन एक दूसरे के जो प्रभाव है उसको उदासीन कर देंगे, यानी कि अब कोई कलर नहीं आएगा। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय रहती है। और दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना जो विलयन है वो ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का जो ताप है वो जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यहाँ पे ये हुई कि जो फिनोल्फ्थालीन जो सूचक जो था उसका नेचर कैसा था, क्योंकि क्या हो रहा था कि जब हमने टेस्ट ट्यूब में अम्ल लिया था, ठीक है, और हमने ये जो प्रक्रिया हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो उदासीनीकरण की पढ़ रहे हैं, तो हमने जो टेस्ट ट्यूब में जो अम्ल लिया था, एसिड लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें जब हम फिनोल्फ्थालीन मिला रहे थे तो क्या हो रहा था कि फिनोल्फ्थालीन के मिलने पर वो रंग जो है उसका जो भी रंग पहले हुआ होगा वो एकदम या तो वही रंग रहा होगा या फिर एकदम ही ट्रांसपेरेंट, मतलब कि एकदम कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने उसमें कुछ सॉल्यूशन बेस का जैसे ही डाला वो उसका तुरंत कलर कैसा आ गया, जो है उसका गुलाबी रंग आ गया। तो यहाँ पे क्लियर बात यहीं पे हुई, उदासीनीकरण की प्रक्रिया ये कहती है कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ मिलता है तो वो लवण बनाता है। कहने का मतलब ये है कि फिनोल्फ्थालीन सोल्यूशन जो था वो क्या था, वो जो है क्षारीय सॉल्यूशन था, ठीक है, और वो अम्ल के साथ जब प्रबल अम्ल के साथ फिनोल्फ्थालीन का क्षारीय सॉल्यूशन मिलाया गया तो वो दोनों एक दूसरे के अम्ल और क्षार के साथ टकरा करके बराबर का सॉल्यूशन यानी कि लेवल उनका बराबर था तो वो उदासीन हो गया, ठीक है, उनका नेचर उदासीन हो गया और फिर उसके बाद वो कलर उसमें कोई किसी भी तरीके का कोई कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन उसी समय जब हमने उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो ये हुआ कि भाई जो बेस जो था उसका लेवल बढ़ गया, तो वो जब बढ़ा तो यहाँ पे उसने जो है एसिड के साथ उसके फिनोल्फ्थालीन के साथ उसने कलर दे दिया कि फिनोल्फ्थालीन जो है वो बेस के साथ कैसा कलर दे रहा है, गुलाबी कलर दे रहा है, ठीक है। तो उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो मेनली यही है कि उसमें क्या होता है कि ये अम्ल और क्षार वो जो सोल्यूशन उदासीनीकरण के बाद जो बनता है उसमें ना तो अम्लीयता का नेचर होता है ना ही क्षारीयता का नेचर होता है, और ऐसी प्रक्रिया में हमेशा लवण बनता है और ऊष्मा निकलती है, ठीक है। तो
तो ये जो इसका जो मिश्रण होता है। उदासीनी जो करण की अभिक्रिया है उसमें नया पदार्थ निर्मित जो होता है वो लवण कहलाता है। और लवण अम्लीय और क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का होता है। कह सकते हैं कि लवण में अम्ल और क्षार दोनों ही होते हैं या फिर उदासीन प्रकृति का होता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से भी परिभाषित किया जा सकता है, जैसे किसी अम्ल अथवा किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम को अगर उदासीनीकरण की डेफिनेशन अगर दी जाए तो ये बहुत अच्छी हो जाएगी कि इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। मतलब लवण और जल, मतलब ये पूरी जो प्रक्रिया हो रही है इसमें ऊष्मा तो निकलेगी ही, साथ ही साथ लवण और जल जो है वो भी निकलेंगे। नीचे देख लेते हैं, ये इसका जो है इसकी रिएक्शन दिखाई गई। अम्ल और क्षार ये दोनों मिलकर के रिएक्शन जब होगी तो क्या होगा, लवण बनेगा और जो है जल निकलेगा और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलेगी। इस अभिक्रिया को उनके जो एलिमेंट है उनके साथ देख लेते हैं। हमने अम्ल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और जो क्षार है उसमें NaOH लिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। दोनों में रिएक्शन हुई तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बना और जल निकला H2O और ऊष्मा निकल गई। बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण जो है वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाएगा या ठंडा। हमने यह देखा था कि इस अभिक्रिया में क्या निकल रही थी, ऊष्मा निकल रही थी। तो जब ऊष्मा निकल रही है तो प्रक्रम जाहिर सी बात है गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से तो यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। अब आगे ऊपर जो है एक स्टेटमेंट था कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसका क्या रीज़न होता है। तो क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं? क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के जो क्षतिकारक जो इसके प्रभाव हैं उनको देखा है? तो यहाँ पे एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, क्षतिकारक प्रभावों के बारे में सुना है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वो वर्षा कैसी कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में अम्ल कहाँ से आता है? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जो गैसें हैं वो वायु में प्रदूषकों के रूप में होती हैं। और हम जानते हैं कि जो वायु है उसमें उसका एक कुछ भाग जो होता है वो जो है जलवाष्प भी होती है। तो ये जो वर्षा के जल में वर्षा का जो जल होता है उसके साथ ये सारी जितनी भी गैसें, हानिकारक गैसें हैं, ये इसके साथ मिल करके, इसके साथ घुल करके, ठीक है, कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड ये सारे अम्ल बना लेती हैं। और अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को इसी प्रकार नुकसान पहुंचाती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। तो ये हो गया उदासीनीकरण की प्रक्रिया भी हो